तो गुड आफ्टरनून एवरीवन। सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि अपने शनिवार के दोपहर के इस समय में आप सबने समय देकर इस सेशन को ज्वाइन किया। और उसके लिए आप सब लोगों का धन्यवाद। और मैं आशा करता हूं कि आप और आपके परिवार में सब सेफ होंगे, सेहतमंद होंगे। और आज का जो हमारा सेशन है, बेसिकली वो दो टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे। एक है इंडाइसेस और दूसरा है ऑप्शन इन गुड्स। So, first of all, welcome you all for this investor education program on indices and option in goods. Myself, Imran Khan, and I am the business development manager for NCDEX. Along with me, Ms. Shamal Kadam and Ms. Tanushri Rana is there from business development team. और आज के सेशन के लिए हम शुरुआत करते हैं। So, Shamal, hope I am audible. Yes. Okay, great. So let's begin the session then. So अगर हम बात करें ओवरऑल कमोडिटीज डेरिवेटिव्स इकोसिस्टम की, सो करीब करीब 19वीं शताब्दी में ही कमोडिटीज ट्रेड का आगाज हो चुका था। और 19 मतलब कॉटन ट्रेड एसोसिएशन जब एस्टेब्लिश हुआ था और जिसमें कॉटन्स के ट्रेड होते थे। उसके बाद 1910 से 1930 के दशक में अराउंड जो है तो रॉ जूट और ऑयल सीड्स भी इसमें ऐड किए गए। और कुछ समय बाद जैसे रेगुलेटर की हमको जरूरत महसूस हुई, अकॉर्डिंगली फॉरवर्ड मार्केट कमीशन नाम से एक रेगुलेटर नॉमिनेट एस्टेब्लिश हुआ जो कि कमोडिटीज मार्केट को रेगुलेट करता था उस वक्त। उसके बाद से लेके 1953 से लेके 2015 तक फॉरवर्ड मार्केट कमीशन ने जो है तो कमोडिटीज मार्केट को रेगुलेट किया। ऑन एंड ऑफ 20वीं शताब्दी में जो है तो इसमें काफी सारी कमोडिटीज आती रही डेरिवेटिव ट्रेडिंग के लिए और बैन होती रही। लेकिन करीब 2001 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है तो कमोडिटीज डेरिवेटिव ट्रेडिंग को एक्सचेंजेस के प्लेटफॉर्म पे ट्रेड के लिए अलाउ किया। उसी के चलते दो नेशनल लेवल जो एक्सचेंजेस है उनकी स्थापना हुई और उन्होंने अपना जो है तो कार्यकाम स्टार्ट किया 2003 में, करीब करीब 2003 के अंत में। और 2015 में सितंबर के महीने में जो है तो सेबी ने यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि रेगुलेटर थे पहले इक्विटी और फाइनेंशियल मार्केट के लिए, उन्होंने जो है तो कमोडिटीज में फॉरवर्ड मार्केट कमीशन को टेक ओवर किया। और सितंबर 2015 से लेके अब तक जो है तो सेबी ही कमोडिटीज मार्केट को रेगुलेट कर रहा है। अगर हम बात करें कि एक स्ट्रक्चर कमोडिटीज एक्सचेंजेस का जो इंडिया में है तो वो कुछ इस तरह से है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर रहता है, इसी के अंडर एक इंडिपेंडेंट बॉडी की स्थापना हुई है जिसको सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया कहा जाता है, सेबी, जो कि कंप्लीट कमोडिटीज और इक्विटीज मार्केट को रेगुलेट करती है। और इन्हीं के अंडर जो है तो जितने भी नेशनल एक्सचेंजेस है अपना कामकाज करते हैं और इन्हीं के अंडर जो है तो रेगुलेट होते हैं। और इन नेशनल एक्सचेंजेस में आज की डेट में हमारे पास एनसीडीएक्स, एनसीएक्स, आईसीएक्स, एनएससी एंड बीएससी है। इसी के साथ साथ हमारे लिए 91 कमोडिटीज परमिट किए गए हैं कमोडिटीज डेरिवेटिव ट्रेडिंग करने के लिए। सो इन 91 कमोडिटीज में सभी 91 कमोडिटीज अभी अवेलेबल तो नहीं है, अलग अलग एक्सचेंजेस पे मैक्सिमम कमोडिटीज इसमें ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल है। अगर हम बात करें कि 2015 सितंबर में जब से सेबी ने यानी सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने टेक ओवर किया है एज ए रेगुलेटर, तो उस वक्त से आज तक जो अपडेट्स हुई हैं उसमें जो मेजर हाइलाइट्स हैं वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। जैसे सेबी ने सितंबर 2015 में टेक ओवर किया एज ए रेगुलेटर, तो जून 2017 में सेबी ने परमिट किया ऑप्शन इन कमोडिटीज डेरिवेटिव सेगमेंट को, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है डेरिवेटिव मार्केट के लिए। और उसी के साथ साथ एआईएफ कैटेगरी 3 यानी अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स के कैटेगरी 3 को भी परमिट किया गया कमोडिटी में पार्टिसिपेट करने के लिए। सितंबर 2017 में सेबी ने जो है तो इक्विटी और कमोडिटीज के जो आर्म थे, जो अलग अलग हुआ करते थे पहले, उनको इंटीग्रेट किया और एक साथ मिला दिया। इसी के साथ साथ बैंक सब्सिडरीज जितनी भी थी
उन सबको कमोडिटीज ट्रेडिंग अलाउड नहीं थी, उनको भी अलाउ किया गया। इसी के साथ साथ बैंक्स जो पहले परमिट नहीं थे एज अ क्लियरिंग मेंबर, उनको भी एज अ प्रोफेशनल क्लियरिंग मेंबर कमोडिटीज मार्केट में अलाउ किया गया। सितंबर 2018 की अगर हम बात करें तो एफपीआई को परमिट किया गया उनके हेज पोजीशन के अगेंस्ट पोजीशंस क्रिएट करने में। मतलब जितना एक्सपोजर फॉरेन पार्टिसिपेंट्स का इंडियन कमोडिटीज मार्केट में है, एक्सपोजर है, उसके अगेंस्ट वो अपनी पोजीशंस को हेज कर सकते हैं इंडियन कमोडिटी डेरिवेटिव्स मार्केट में। इसके लिए उनको अलाउ किया गया। मार्च 2019 में म्यूचुअल फंड और पीएमएस को अलाउ किया गया। और इसी के साथ साथ जो बहुत अच्छा डेवलपमेंट था, जून 2019 में इंडाइसेस ट्रेडिंग एग्री कमोडिटी इंडाइसेस को ट्रेडिंग के लिए अलाउ किया गया सब जून 2019 में। तो इसी के चलते जो है तो जो सितंबर 19 में इंडाइसेस ट्रेडिंग को जो अलाउ किया गया, एनसीडीएक्स ने भी अपना जो इंडाइसेस है एग्रीडेक्स उसको लॉन्च किया। अब बेसिकली अगर हम बात करें कि एनसीडीएक्स के प्लेटफॉर्म पे कौन कौन से डिफरेंट कमोडिटीज अलाउड है, जैसे मैंने आपको बताया था कि टोटल 91 कमोडिटीज डेरिवेटिव ट्रेडिंग के लिए अलाउड है। उसमें से एनसीडीएक्स के प्लेटफॉर्म पे आपको ये 23 कमोडिटी 6 डिफरेंट कैटेगरीज में सेक्टर्स से मिलेगी, जैसे कि सीरियल्स एंड पल्सेस है, स्पाइसेस है, फाइबर है, गुआर कॉम्प्लेक्स है, या जिसको हम इंडस्ट्रियल कमोडिटीज भी कहते हैं, देन ऑयल एंड ऑयल सीड्स है, और मेटल है। तो इन डिफरेंट डाइवर्सिफाइड कैटेगरी से ये 23 कमोडिटीज अवेलेबल है एनसीडीएक्स के प्लेटफॉर्म पर ट्रेड करने के लिए। जैसे मैंने आपसे बताया कि एनसीडीएक्स ने जो है तो आफ्टर जून 2019 के सेबी के अप्रूवल के बाद एक कमोडिटी इंडाइसेस लॉन्च किया जिसका नाम है एग्रीडेक्स। तो एग्रीडेक्स के बारे में हम जानेंगे। तो बेसिकली एग्रीडेक्स इंडिया का पहला रिटर्न बेस्ड एग्रीकल्चर फ्यूचर है। नाउ रिटर्न बेस से मेरा क्या मतलब है? जो भी जितने भी अभी इंडाइसेस अवेलेबल है इंडिया में, जैसे कि बीएसई का सेंसेक्स है, एनएसई का निफ्टी है, तो ये सभी इंडाइसेस जो है ये प्राइस बेस्ड इंडाइसेस है। मतलब कि जो प्राइस का मूवमेंट ट्रैक करके जिसकी वैल्यू डिराइव होती है। लेकिन रिटर्न बेस में जो रिटर्न के बेस पे जिसकी वैल्यू डिराइव होती है उसको हम रिटर्न बेस बोलते हैं। बेसिकली इसको रिटर्न बेस रखने का एक रीजन ये भी है कि इक्विटीज मार्केट में जो अंडरलाइंग होता है किसी भी इंडेक्स का, वो उसका स्पॉट प्राइस होता है। जैसे कि अगर किसी आपको पता है कि सेंसेक्स में 30 शेयर्स होते हैं, 30 कंपनीज के शेयर्स होते हैं, निफ्टी में 50 कंपनीज आइडेंटिफाई की जाती है। तो उन कंपनीज का जो स्पॉट यानी कि इक्विटी का जो ट्रेड होता है उसके बेसिस पे उसकी वैल्यू डिराइव होती है। लेकिन एनसीडीएक्स के प्लेटफॉर्म पे स्पॉट ट्रेड नहीं होता, फ्यूचर ट्रेड होता है। इसी के लिए फ्यूचर के बेसिस पे इसके वैल्यू डिराइव होती है। और फ्यूचर बेसिकली एक पर्टिकुलर डेट पे जाके एक्सपायर हो जाता है, इसीलिए उसको रोल ओवर करने की जरूरत पड़ती है। तो उस रोल ओवर के अंदर जो भी डिफरेंसेस आते हैं प्राइजेस में, उसको खत्म करने के लिए, उसको हटाने के लिए जो है तो रिटर्न बेस का इसको हमने डिजाइन किया है। आगे हम डिटेल में उसके बारे में भी देखेंगे। सो एनसीडी एग्रीडेक्स जो है इंडिया का सबसे पहला रिटर्न बेस्ड एग्रीकल्चर इंडेक्स है, जो कि टॉप 10 लिक्विड कमोडिटीज के परफॉर्मेंस को ट्रैक करके आपको वैल्यू शो करता है। सो हम समझेंगे एग्रीडेक्स के बारे में कि क्या की फीचर्स है। तो जिस तरह इसको हमने डिजाइन किया है, इसको बनाया है, वो कुछ इस तरह से है। जो बेसिक क्राइटेरिया था सेबी का वो ये था कि जो 100% वैल्यू रहेगा एग्रीडेक्स का, उसमें से 80% कमोडिटी जो है उसका एडीटीवी यानी एवरेज डेली ट्रेडेड वॉल्यूम ये 75 करोड़ या उसके ऊपर होना चाहिए। और जो रिमेनिंग 20% रहेगा वो 75 करोड़ के नीचे भी रहेगा तो चलेगा। उसी बेसिस पे हमने इसके कंपोनेंट्स डिजाइन डिजाइन किए हैं, जिसमें कि 80% कमोडिटी का जो एडीटीवी है एवरेज डेली ट्रेडेड वॉल्यूम वो 75 करोड़ एंड अबव का है। दूसरा जो एक क्राइटेरिया है, जैसे मैंने बताया आपको कि ये 10 अलग अलग कमोडिटीज के लिक्विड कमोडिटीज के परफॉर्मेंस को ट्रैक करके उसकी वैल्यू डिराइव होती है। तो इन 10 कमोडिटीज को जब सेलेक्ट किया गया पहले क्राइटेरिया से, दूसरा क्राइटेरिया जो था कि उन 10 कमोडिटीज को वेटेज देना।
अब इन जो 10 कमोडिटीज को जिस तरह से हमने वेटेज दिया, उसको हमने इस क्राइटेरिया में डाल के वेटेज दिया कि उसका पिछले उस पर्टिकुलर कमोडिटी का पिछले 5 साल का प्रोडक्शन एवरेज, पिछले 5 साल का जो नेशनल प्रोडक्शन रहेगा उसका एवरेज लिया जाएगा, उसको 50% वेटेज दिया जाएगा। और दूसरा 50% वेटेज जो है उसके अंडरलाइंग कॉन्ट्रैक्ट को, उसके पिछले 12 महीने का यानी पिछले 1 साल का जो उसका लिक्विडिटी है, एनसीडीएक्स के प्लेटफॉर्म पे जो ट्रेड होता है उसका जो लिक्विडिटी है उसको 50% का वेटेज दिया जाएगा। इस तरह से इन पर्टिकुलर 10 कमोडिटीज को उनके वेटेजेस दिए गए। आगे चल के मैं आपको बताऊंगा वेटेजेस किस तरह से है और कौन कौन सी 10 कमोडिटीज है। इंपॉर्टेंट फैक्टर इसमें यह भी है कि हमने सेक्टर को, जैसे मैंने इसके पहले आपको बताया कि अलग अलग सेक्टर्स एनसीडीएक्स के प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, ऑयल एंड ऑयल सीड, गुआर कॉम्प्लेक्स, सोया कॉम्प्लेक्स एंड अदर थिंग्स। उसी तरह हर सेक्टर्स को, इसमें काफी सेक्टर्स के अलग अलग कमोडिटीज को इंक्लूड किया गया है डाइवर्सिफिकेशन के लिए। तो हर सेक्टर को एक फ्लोरिंग और कैपिंग दी गई है। सो इसका मैक्सिमम जो कैपिंग है किसी भी सेक्टर का वो 40% रहेगा। 40% के ऊपर कोई भी सेक्टर जो है तो इन्वॉल्व नहीं होगा एग्रीडेक्स में। इसका रीजन ये भी है कि कोई पर्टिकुलर सेक्टर इंडाइसेस को डोमिनेट ना कर सके। सेकेंड चीज ये है कि इसके साथ साथ हमने कमोडिटीज को भी जो है तो फ्लोरिंग एंड कैपिंग दे रखी है। कमोडिटीज को फ्लोरिंग और कैपिंग देने का भी यही रीजन है कि कोई पर्टिकुलर कमोडिटी जो बहुत ज्यादा आउट परफॉर्म कर जाए या कोई कमोडिटी बहुत ज्यादा अंडर परफॉर्म कर जाए इंडाइसेस के वैल्यू के डिराइवेशन में, इसके लिए उसको अपर एंड लोअर यानी फ्लोर एंड कैपिंग रखा गया है। वो मैं आगे चल के आपको डिटेल में बताऊंगा। रीबैलेंसिंग, तो बेसिकली रीबैलेंसिंग जो चीज है, रीबैलेंसिंग ये होता है कि जैसे हमने आज की डेट में हमारे पास जो 10 कमोडिटीज है, लिक्विड कमोडिटीज है, उसके बेसिस पे जो इंडाइसेस की वैल्यू डिराइव हो रही है, कल को हो सकता है कि ये कमोडिटीज का परफॉर्मेंस चेंज हो जाए, कि कोई और कमोडिटी अच्छा परफॉर्म करने लगे या कोई और कमोडिटी इसके अंदर ऐड हो जाए, उसके वेटेजेस चेंज होंगे। तो ये होगा कब? सो बेसिकली ये होगा साल में एक बार, और अप्रैल 1 अप्रैल से ये चेंजेस इम्प्लीमेंट किए जाएंगे। लेकिन जो 1 अप्रैल से ये इम्प्लीमेंट किए जाएंगे उसका जो नोटिफिकेशन है मार्केट में जनवरी के पहले हफ्ते में दे दिया जाएगा। मतलब 3 महीना पहले मार्केट को बता दिया जाएगा कि आने वाले 1 अप्रैल से कौन से इंडाइसेस के कमोडिटीज रहेंगे और उनका वेटेजेस क्या रहेगा। तो इस चीज को हम साल में एक बार रिबैलेंस करेंगे और वो कंटिन्यू नेक्स्ट ईयर तक वो चलता रहेगा। इसके अलावा जैसे मैंने कहा कि आपको कि हमारा जो अंडरलाइंग इसका एग्रीडेक्स के जो है वो फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट है। तो इन्हीं फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट को रोल ओवर करने की जरूरत पड़ती है। जैसे कि से सपोज अगर हम सोयाबीन की बात करें, या सोयाबीन की अगर हम जून या जुलाई कॉन्ट्रैक्ट, जून कॉन्ट्रैक्ट का अगर हम वेटेज ले रहे हैं एग्रीडेक्स के लिए, तो जून कॉन्ट्रैक्ट जब एक्सपायर होने जाएगा तो उसका एक्सपायरी रहेगा 20 जून को। तो 20 जून को एक्सपायरी के लिए जब वो जाएगा तो जून के पहले 3 वर्किंग डेज जो रहेंगे, जैसे 1, 2 और 3 जून अगर वर्किंग है तो उन 3 दिनों में उस सोयाबीन का वेटेज उठाकर सोयाबीन के अगले कॉन्ट्रैक्ट में शिफ्ट कर दिया जाएगा, जिसको हम रोल ओवर कहते हैं। इसीलिए इसको रिटर्न बेस भी बनाया गया है। कमोडिटी सिलेक्शन के अंदर हमने इसमें अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम दोनों तरह की कमोडिटी शामिल की है। डाइवर्सिफिकेशन के लिए इसके अंदर जो डिफरेंट हमारे पास सेक्टर्स है, सॉफ्ट एडिबल ऑयल, पल्सेस, इंडस्ट्रियल, ग्रेन्स, कॉटन कॉम्प्लेक्स और स्पाइसेस, सभी में से हमने इसका कंट्रीब्यूशन रखा है। अगर आप देखोगे तो करीब पूरी 10 कमोडिटीज का यहाँ पे डिटेल दिया हुआ है जो कि कंपोनेंट्स है फॉर फाइनेंशियल ईयर 21 और 22 के लिए। मतलब मार्च 2022 तक यही कंपोनेंट का यही वेटेज फाइनलाइज होगा। अब इसके अंदर आप देख सकते हो कि ये जो 10 कमोडिटीज है, 10 की 10 कमोडिटीज को जो वेटेज दिया गया है वो अपर साइड में 20% से ऊपर नहीं है और 3% से नीचे नहीं है, जो मैंने फ्लोरिंग और कैपिंग की बात की थी। और इसके अंदर सबसे ज्यादा वेट चना का है, फॉलोड बाय सोयाबीन, सोया ऑयल, आरएम सीड, कोकोड एंड ग्वार सीड, ग्वारगम। और जैसे आप देख सकते हो इसमें जीरा, कैस्टर और टर्मरिक भी ऐड किया गया है। जो मैंने बताया था आपको, अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम दोनों तरह की कमोडिटी इसमें ली गई है बेसिस ऑन देयर परफॉर्मेंसेस। चाहिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं।
रिटर्न एंड वोलेटिलिटी की अगर हम बात करें तो अप्रैल 2016 से लेके मार्च 2021 तक अगर आप देखोगे कि हर महीने में आपको इसके अंदर बेहतरीन वोलेटिलिटी जो कि काफी अच्छी मानी जाती है, उस तरह की वोलेटिलिटी आपको देखने मिलेगी। 2.5% से लेके ऊपर में 9-10% के करीब करीब तक जो है तो एक महीने में इसकी वोलेटिलिटी देखी गई है। दूसरी चीज ये कि हम जब हम रिटर्न की बात करते हैं तो जरूरी नहीं है कि रिटर्न सिर्फ पॉजिटिव हो। तो रिटर्न की जब हम बात करते हैं तो रिटर्न माइट बी निगेटिव और पॉजिटिव इन टर्म्स ऑफ डेरिवेटिव्स। अगर हम कोरिलेशन की बात करें तो एग्रीडेक्स जो अदर उसके जो अंडरलाइंग 10 कॉन्स्टिट्यूट्स है या कंपोनेंट्स है, उससे अगर हम उसके कोरिलेशन की बात करें तो मार्च 2021 में आरएम सीड और सोयाबीन ये काफी ज्यादा कोरिलेट कर रहे थे, जो कि 0.88 और 0.82% का इसमें इनका कंट्रीब्यूशन था, फॉलोड बाय रिफाइंड सोया ऑयल, कोकोड और चना। तो ये मार्च 2021 का इसका उसके कंपोनेंट से कोरिलेशन था। अगर हम बात करें नियर मंथ फ्यूचर की इंडेक्स फ्यूचर से, तो ये जैसे आपको पता है कि जितने भी 10 कमोडिटीज इसमें है उसके नियर मंथ फ्यूचर की वैल्यू ली जाती है उसकी वैल्यू डिराइव करने के लिए। तो आप देखोगे कि काफी कोरिलेट करता है ऑलमोस्ट दोनों के ग्राफ जो है। मई 2026 से लेके मई जब से ये लॉन्च हुआ है 26 मई 2020 से लेके अभी तक ये कंटिन्यूअसली सिंक में चलता रहा है। एक आधी बार आपको थोड़ी बहुत ऊपर नीचे जगह दिखेगी, और वो जगह जहां पे भी दिखेगी वो एक अपॉर्चुनिटी होती है, क्योंकि ये एक कैश सेटल प्रोडक्ट है। तो ये बट ऑब्वियस है कि उसके जो अंडरलाइन के प्राइजेस है उसी पे जाके वो एक्सपायर करता है। अगर हम बात करें फूड इन्फ्लेशन की एग्रीडेक्स के साथ, तो ये बहुत ही अच्छा एक हेजिंग टूल है फूड इन्फ्लेशन के लिए। बिकॉज जितने भी फूड इन्फ्लेशन के आप यहाँ पे मेजर्स देखेंगे गवर्नमेंट के, उसके अंदर सीपीआई, सीएफपीआई रूरल, अर्बन, डब्ल्यूपीआई फूड, इन सब से ऑलमोस्ट इसका 0.5 यानी कि 50% का जो है तो इसका कोरिलेशन है। और ये कोरिलेशन होने की वजह से ये बहुत ही अच्छा एक इन्फ्लेशन हेजिंग टूल बन जाता है एग्रीडेक्स। अगर हम एग्रीडेक्स की तुलना करें अदर इंडाइसेस से, या जैसे कि निफ्टी 50 है या सेंसेक्स है या बुलियन में गोल्ड सिल्वर है, तो आप देखोगे किसी भी अदर इंडाइसेस से एग्रीडेक्स का कोरिलेशन 0.2 या 0.25 से ज्यादा नहीं है, जो इंडिकेट करता है कि डाइवर्सिफिकेशन के लिए सबसे बेस्ट टूल है एग्रीडेक्स, जो कि बाकी इंडाइसेस से बिल्कुल कोरिलेट नहीं करता है। 0.2 या 0.25 जो कि एक नॉमिनल कोरिलेशन है। तो ये बहुत ही अच्छा डाइवर्सिफाइड टूल है इन्वेस्टमेंट के हिसाब से। इसके अगर हम बेनिफिट की बात करें तो ओवरऑल डायरेक्शनल इंडिकेटर है एग्री कमोडिटीज का, डाइवर्सिफाइड बास्केट है, एस्टिमेशन और एक सिस्टमेटिक रिस्क के लिए बहुत मुफीद है, वेरी लो कोरिलेशन विद अदर एसेट क्लासेस जैसे हमने अभी पिछली स्लाइड में देखा, इफेक्टिव बेंचमार्किंग के साथ साथ रियल टाइम इसका कैलकुलेशन होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है कि जो एनएससी के निफ्टी और बैंक निफ्टी को जो मैनेज एंड मेंटेन करते हैं वही कंपनी जो है एनएससी इंडाइसेस लिमिटेड, वो ही इसको जो है तो मेंटेन एंड मैनेज करती है। जो जिस तरह से इसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं अलग अलग तरह के पार्टिसिपेंट वो आपकी स्क्रीन पे दिए गए हैं। और सब में बड़ा जो बेनिफिट है एग्रीडेक्स का वो ये है कि ये है कैश सेटल, जिसमें कोई डिलीवरी का कंसेप्ट नहीं है। कैश सेटल होने के साथ साथ जो है तो इसकी एक्सपायरी हर महीने के आखिरी वर्किंग डे को होती है, और ये कैश सेटल हो जाता है उसके अंडरलाइन के हिसाब से उसका जो फाइनल सेटलमेंट प्राइस है वो कंसिडर किया जाता है। अगर हम बात करें कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशन की, तो जो इंपॉर्टेंट चीजें है इसका जो यूनिट है लॉट साइज है वो 500 यूनिट का है, एक लॉट इसका 500 यूनिट का है। तो ये जो 500 यूनिट का एक लॉट है इसके अंदर जो रुपीस इसका जो कोटेशन है वो रुपीस पर यूनिट का है, और इसका जो टिक साइज है वो 25 पैसा है। और इसका जो एक्सपायरी रहेगा सभी कॉन्ट्रैक्ट का उसका लास्ट वर्किंग डे ऑफ मंथ रहेगा। इसके साथ साथ जो इसकी डेली प्राइस लिमिट है, ये डेली प्राइस लिमिट इसकी 6% की है, जो सबसे पहले 4% रहेगा, और उसके बाद में जो है तो 15 मिनट के कूलिंग पीरियड के बाद 2% एक्सटेंड किया जाएगा अप टू 6%।
अगर हम मार्जिन की बात करें तो इसमें 6% की इनिशियल मार्जिन लगाई जाती है और 1% एडिशनल ईएलएम लगाया जाता है, तो टोटल मार्जिन इसकी 7% की होती है। 7% मतलब इसके वैल्यू के हिसाब से अभी जो इसकी वैल्यू बन रही है, इसका करीब करीब 1500 के हिसाब से जो वैल्यू बन रहा है वो 7 से 7.5 लाख तक का आता है, जिसमें करीब करीब 45 से 50 हजार के आसपास का इसका मार्जिन आएगा आज की डेट में एक लॉट के लिए। और इसका 1 रुपए पे करीब करीब 500 रुपए का प्रॉफिट लॉस होता है, जैसे कि इसका यूनिट 500 रुपया है, ये 500 यूनिट का एक लॉट है। अगर हम लॉन्च कैलेंडर की बात करें तो हम अभी मई के एंड में हैं, तो अभी हमारे पास जो है तो मई, जून, सितंबर और दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट्स अवेलेबल है। जैसे ही हम जून में जाएंगे हमारे पास जून, जुलाई, सितंबर 2022 और दिसंबर 2022 के कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल रहेंगे। आप सब लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि जितने भी लोग सेशन में हैं वो अपने जितने भी क्वेरीज है या डाउट्स है या सवाल है रिलेटेड टू एग्रीडेक्स अपने चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। सभी सवालों के जवाब जो है तो एंड ऑफ द सेशन दिए जाएंगे। आई रिक्वेस्ट एवरीवन कि आपके जो भी डाउट्स है एग्रीडेक्स को लेके या इंडाइसेस को लेके आप अपने कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। So let's start to the second topic which is option in goods. तो बेसिकली जिस तरह का इसका टॉपिक है आप इसी से हम समझ सकते हैं कि ये जो ऑप्शंस है वो गुड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, इसीलिए इसको ऑप्शन इन गुड्स कहा जाता है। तो उसका कंसेप्ट क्या है और बाकी सारी चीजें जो ऑप्शन की है वो हम देखेंगे, लेकिन उसको समझने से पहले ये समझना जरूरी है कि अभी पहले ऑप्शंस जब कमोडिटीज मार्केट में नहीं थे तो जितने भी इन्वेस्टर हैं उनके पास सिर्फ और सिर्फ जो है तो डेरिवेटिव यानी फ्यूचर्स में, डेरिवेटिव में सिर्फ फ्यूचर्स अवेलेबल थे ट्रेड करने के लिए। और जब डेरिवेटिव में कोई ट्रेड करता है तो ऑप्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल बन जाता है फॉर डिफरेंट रीजंस, लाइक प्राइस हेज करने के लिए, प्राइस लॉकिंग करने के लिए, और अपना एक कोई अंडरलाइन के साथ जो उसके स्ट्रेटजीज पे उनका काम हो रहा है उसकी प्राइस को लॉकिंग करने के लिए। सो अगर हम ऑप्शन इन गुड्स की बात करें तो जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है ऑप्शन इन गुड्स में, उसमें आता है एक्सरसाइज, प्रीमियम, स्ट्राइक प्राइस, राइटर एंड होल्डर। सो दीज आर द बेसिक टर्मिनोलॉजीज इन्वॉल्व इनटू ऑप्शंस। तो एक्सरसाइज क्या होता है? तो एक्सरसाइज बेसिकली ये होता है कि अगर जैसे कि अगर ओनर ऑफ ऑप्शन जिसको हम बोलेंगे, जो भी ओनर रहेंगे ऑप्शंस के, वो अपने जो राइट्स है या फिर उनका अपनी जो हमने जो कॉन्ट्रैक्ट में एंट्री किया है, जो राइट्स हमने लिए हैं ऑप्शंस के थ्रू, उसको अगर हम एग्जीक्यूट करते हैं तो उसको कहा जाता है एक्सरसाइज करना। अब इसके अंदर दोनों भी ओनर यानी कि बायर और सेलर इन्वॉल्व होते हैं। बेसिकली जब आप ऑप्शन में अपनी पोजीशन क्रिएट करते हो तो उसके अंदर दो टाइप के आपको दो टाइप के इसके अंदर पार्ट होते हैं, एक होता है बाइंग पार्ट, एक होता है सेलिंग पार्ट। ठीक है, जो बाय करता है ऑप्शन को उसको कहा जाता है होल्डर यानी कि होल्ड करने वाला, और जो इसको सेल करता है उसको कहा जाता है राइटर। तो बेसिकली ये जो दो पार्ट है ऑप्शंस में बहुत इंपॉर्टेंट है, और आगे जाके हम कॉल और पुट भी देखेंगे बेसिकली क्या होता है। लेकिन ऑप्शन के जो होल्डर होते हैं और राइटर होते हैं ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाते हैं बिकॉज हमेशा जो प्रीमियम है वो प्रीमियम देने वाला होल्डर होता है, यानी कि जो कॉल या पुट बाय कर रहा है उसका होल्डर कहा जाता है और ये प्रीमियम देता है। और राइटर जो होता है जो कि उसको सेल करता है, इसको प्रीमियम मिलता है। तो अकॉर्डिंगली इनके दोनों के कॉम्बिनेशन से जो ट्रेड एग्जीक्यूट होता है और उसको लास्ट में जाके जब उसको कन्वर्ट किया जाता है सेटलमेंट में, उसको कहा जाता है एक्सरसाइज करना। देन प्रीमियम की अगर हम बात करें तो प्रीमियम जैसे मैंने बताया कि ऑप्शन होल्डर जो होता है प्रीमियम देता है ऑप्शन राइटर को, और उसके अगेंस्ट उसको राइट मिलता है उस ऑप्शन को होल्ड करने का, बट उसके सामने बायर की कोई ऑब्लिगेशन नहीं होती।
ऑब्लिगेशन सेलर की हो जाती है अगर बायर उसको एक्सरसाइज या फिर एग्जीक्यूट करना चाहता है तो, बिकॉज सेलर उसका प्रीमियम एक्सेप्ट करता है। इसमें एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है स्ट्राइक प्राइस। तो स्ट्राइक प्राइस ही एक ऐसी मेन चीज है जो कि इसको डेरिवेटिव में फ्यूचर से अलग करती है। फ्यूचर में जब हम ट्रेड करते हैं तो जो मार्केट प्राइस होता है उस पर हमको ट्रेड करना पड़ता है, लेकिन ऑप्शन में आपको ये एक एडिशनल ऑप्शन मिलता है जिसमें आप सेलेक्ट कर सकते हो कि आपकी जो प्राइसिंग रहेगी उस कॉन्ट्रैक्ट में जाने की, वो प्राइसिंग क्या रहेगी। सो उस प्राइसिंग के हिसाब से आप जो सिलेक्शन करते हो उसको कहा जाता है स्ट्राइक प्राइस। तो अलग अलग तरह के स्ट्राइक प्राइस होते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर आप किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे हो सोयाबीन के, और सोयाबीन का फ्यूचर प्राइस चल रहा है आज की डेट में 7,000 रुपया, लेकिन आपको लगता है कि मेरी प्राइसिंग जो मेरे को करनी है, मेरी जो हेजिंग या फिर मेरे को जो भी एग्जीक्यूशन करना है सोयाबीन के उस कॉन्ट्रैक्ट में, तो मुझे करना है 7,100 या 7,200 के भाव पे। तो आप उस पर्टिकुलर भाव का स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट कर सकते हो जो कि आपको उस कॉन्ट्रैक्ट में ले जाता है। और हर स्ट्राइक प्राइस के लिए अलग तरह का प्रीमियम होता है। जो कैसे प्रीमियम की वैल्यू निकलती है हम आगे आने वाले स्लाइड में देखेंगे। सो बेसिकली इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू, ये दो वैल्यूज होती है जिनको मिलाकर बनता है प्रीमियम। तो इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है, तो अगर हम कॉल की अगर बात करें तो अंडरलाइंग प्राइस जो रहेगी फ्यूचर्स की, उस दैट माइनस स्ट्राइक प्राइस, उसको हम कहेंगे कि उसका इंट्रिंसिक वैल्यू फॉर कॉल। और अगर हम पुट की बात करेंगे तो स्ट्राइक प्राइस माइनस अंडरलाइंग प्राइस, वो हो जाएगी इंट्रिंसिक वैल्यू फॉर पुट। इसी तरह टाइम वैल्यू, तो टाइम वैल्यू बेसिकली क्या होता है कि जो टोटल प्रीमियम होगा माइनस इंट्रिंसिक वैल्यू अगर हम करेंगे तो आपको टाइम वैल्यू मिल जाएगा। तो बेसिकली टाइम वैल्यू ये होता है कि जब आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर है, उस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के बाद से लेके उस कॉन्ट्रैक्ट के एक्सपायरेशन तक जितना समय बचा है, उस समय का जो एक कॉस्ट इन्वॉल्व होता है, उस कॉस्ट को हम टाइम वैल्यू कहते हैं। अकॉर्डिंगली ये टाइम वैल्यू और इंट्रिंसिक वैल्यू मिलकर बन जाता है आपका प्रीमियम, जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हो। हाउ मच आईटीएम, यानी कि इन द मनी आप उस ऑप्शन में हो, उसको कहा जाता है इंट्रिंसिक वैल्यू। और कितना चांस है आपके ऑप्शंस को आपकी वैल्यू इंक्रीज करने का बिफोर एक्सपायरी, उसको टाइम वैल्यू कहा जाता है। ऑप्शन इन गुड्स में जो एनसीडीएक्स पे अवेलेबल है उसमें करीब 7 कमोडिटीज अवेलेबल हैं, जिसमें चना, मस्टर्ड सीड, व्हीट, मेज, सोयाबीन, ग्वार गम और ग्वार सीड, ये 7 कमोडिटीज है। मैं आपको बताऊं कि लॉन्च के बाद में करीब करीब 3,000 मैट्रिक टन से ज्यादा जो है तो चना और आरएम सीड के अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड हो चुका है। इसके साथ साथ अगर हम मई कॉन्ट्रैक्ट की भी बात करें तो ग्वार गम और ग्वार सीड में काफी अच्छे ऑप्शंस के ट्रेड इनिशिएट हुए हैं और इसमें काफी अच्छा काम भी हो रहा है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें ओवरऑल ऑप्शंस में, तो जो कॉल होता है बेसिकली, बहुत ज्यादा बेसिक्स में जा रहा हूँ लेकिन थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन अगर करूँ, तो जो कॉल होता है वो बायर को राइट देता है ना कि ऑब्लिगेशन, ठीक है ना। और जो पुट होता है वो बायर को राइट देता है सेल करने का, ना कि ऑब्लिगेशन। और उसके लिए उसको प्रीमियम पे करना होता है उसके सेलर को। अगर हम मनी ने इसकी बात करें बेसिकली कि इसके अंदर इस ऑप्शन के इंस्ट्रूमेंट कुछ जो चीजें और भी होती है जिसको, जो डेरिवेटिव में फ्यूचर से इसको अलग करती है, उसके बाइफर्गेशंस कुछ इस तरह से होते हैं। मैं एग्जांपल देके आपको समझाता हूँ कि से सपोज मार्केट प्राइस जो है अंडरलाइन का वो है 4100। तो 4100 के केस में जो बायर रहेगा, बेसिकली कॉल का मतलब होता है तेजी और पुट का मतलब होता है मंदी। तो दोनों के लिए आपको अगर पुट में या कॉल में आपको पोजीशन लेनी है एज अ होल्डर तो आपको बाय करना पड़ेगा, और एज अ सेलर आपको राइट करना पड़ेगा। तो अगर आप कॉल बाय करते हो तो आप तेजी की पोजीशन में जा रहे हो, और अगर आप पुट बाय करते हो तो आप मंदी की पोजीशन में जा रहे हो। उसी तरह जो राइटर होता है जब वो कॉल सेल करता है तो वो मंदी की पोजीशन में जाता है, और जब पुट सेल करता है तो तेजी की पोजीशन में जाता है। तो इस तरह से अगर हम बात करें तो अंडरलाइंग अगर 4100 का है, और 4100 के अगर हम कॉल ऑप्शन की बात करें तो कॉल ऑप्शन में 4100 को कहा जाता है एटीएम, यानी कि एट द मनी।
बेसिकली एट द मनी ये जब कॉन्ट्रैक्ट एक्टिव होता है तब तक होता है, उसके बाद में जब एक्सपायरी होती है और सेटलमेंट जब प्राइस निकलता है, उसका जो प्राइस होता है उसको कहा जाता है सीटीएम यानी क्लोज टू मनी। उसका मैं आगे आपको डिटेल बताऊंगा। अब जो एटीएम है वो 4100 है, तो कॉल ऑप्शन में एटीएम अगर 4100 है तो हम देखेंगे कि इन द मनी और आउट ऑफ द मनी ये जो दो इंस्ट्रूमेंट है वो कैसे होंगे। तो जितने भी 4100 से बिलो वाली नीचे वाली जो स्ट्राइक्स है उनको इन द मनी कहा जाता है, क्योंकि ये ऑलरेडी उस पर्टिकुलर स्ट्राइक से नीचे की प्राइसिंग है, उसको इन द मनी कहा जाता है। और आउट ऑफ द मनी जैसे 4100 के ऊपर के जितनी स्ट्राइक्स है उसको कॉल के केस में आउट ऑफ द मनी कहा जाता है। उसी तरह अगर हम पुट की बात करें तो पुट में जो स्ट्राइक प्राइस जो एटीएम रहेगा वो 4100 ही रहेगा, लेकिन इसके केस में इन द मनी ऊपर वाली स्ट्राइक हो जाएगी और आउट ऑफ द मनी नीचे वाली स्ट्राइक हो जाएगी। तो अगर आप ओवरऑल पिक्चर आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि कॉल और पुट में बेसिकली डिफरेंस यही होता है कि उसका इन द मनी और आउट ऑफ द मनी अलग अलग डायरेक्शन से डिराइव होता है, बिकॉज ये दोनों अपोजिट वाले चीजें हैं। सो बेसिकली अगर हम बात करें एट द मनी की, तो एट द मनी कहा जाता है उनको जो इक्वल प्राइसिंग होती है जो उसके अंडरलाइन से है। इन द मनी जैसे मैंने एक्सप्लेन किया कि फॉर कॉल ऑप्शंस इट मींस दैट कि जो मार्केट प्राइस ऑफ अंडरलाइन है उससे ऊपर होती है, और स्ट्राइक प्राइस मतलब स्ट्राइक प्राइस से उसकी ऊपर होती है कॉल के केस में। और पुट के केस में ये होता है कि मार्केट प्राइस जो है तो अंडरलाइन के नीचे होती है, उसको पुट के लिए इन द मनी कहा जाता है। आउट ऑफ द मनी के लिए ये कहा जाता है कि जैसे मार्केट प्राइस जो है अंडरलाइंग सिक्योरिटी के नीचे रहेगी, और पुट के लिए जो जो मार्केट प्राइस अंडरलाइंग सिक्योरिटी के ऊपर रहेगी। आप इससे इस चार्ट से उसको अच्छे से समझ सकते हैं कि मार्केट प्राइस अगर ज्यादा है स्ट्राइक प्राइस से तो वो इन द मनी हो गया कॉल ऑप्शन के केस में, लेकिन वही पुट ऑप्शन के केस में आउट ऑफ द मनी हो जाता है। जो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है ऑप्शंस प्राइस डिराइव करने के लिए वो क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट है अंडरलाइन यानी कि फ्यूचर प्राइसेस, जिसको हम फ्यूचर प्राइसेस इसलिए बोलते हैं कि हमारा अंडरलाइन फ्यूचर्स है। स्ट्राइक प्राइस, जैसे मैंने आपको स्ट्राइक प्राइस बताया कि जो डिफरेंट स्ट्राइक प्राइस होते हैं। वोलेटिलिटी, उस पर्टिकुलर कमोडिटी की क्या वोलेटिलिटी है। टाइम टू एक्सपायरी कि आप जब कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे हैं उस वक्त से लेके एक्सपायरी तक कितना टाइम है। और इंटरेस्ट रेट, इन पांचों को मिला के जो है तो ऑप्शन की प्राइसिंग डिसाइड होती है, प्रीमियम की प्राइसिंग डिसाइड होती है। अगर हम बेनिफिट की बात करें तो सबसे पहले हमारे पास ये बेनिफिट है कि जो सबसे ज्यादा इंडिया में प्रचलित है दो तरह के अमेरिकन और यूरोपियन ऑप्शन, इसमें दोनों का कॉम्बिनेशन है। जैसे कि जब तक कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है ये यूरोपियन ऑप्शन के थ्रू चलता है, और जब एक्सपायर होता है वो फिजिकल गुड्स में कन्वर्ट हो जाता है। उसी तरह एक मेजर रोल ऑप्शंस प्ले कर रहे हैं एग्रीकल्चर मार्केट में, जो कि एक बहुत ही ज्यादा फार्मर फ्रेंडली है। जैसे से सपोज अगर फार्मर को जैसे वो जब क्रॉप डेवलप होता है क्रॉप की वो इंश्योरेंस लेता है, उसी तरह से वो उसके प्राइसिंग की भी इंश्योरेंस इन पुट ऑप्शंस के थ्रू कर सकता है। और ये एक बहुत अच्छा इंटीग्रेटेड पार्ट है डेरिवेटिव्स मार्केट के लिए, क्योंकि डेरिवेटिव्स मार्केट में स्पॉट फ्यूचर और ऑप्शन का कॉम्बिनेशन के चलते काफी अच्छा इसके अंदर एक लिक्विडिटी बिल्ड हो जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट हेजिंग के हिसाब से, प्राइस लॉकिंग के हिसाब से टूल है ये, और बहुत बड़ी अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी देता है जितने भी मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं या स्टेक होल्डर्स है कमोडिटीज मार्केट के उन सबको। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर इसके अंदर जो आपको मिलेगा ऑप्शन इन गुड्स में वो मिलेगा नेटिंग बेनिफिट का। से सपोज कि अगर कोई ऑप्शंस में कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करता है और एक्सपायरी पे जाके उनको गुड्स यानी कि डिलीवरी में नहीं जाना है, तो वो अपनी अपनी पोजीशंस को जो है तो अकॉर्डिंगली फ्यूचर के अगेंस्ट में नेट कर सकते हैं। कुछ इस तरह से अगर लॉन्ग कॉल है तो फ्यूचर शॉर्ट करके नेट कर सकते हैं, शॉर्ट कॉल है तो फ्यूचर लॉन्ग करके उसको नेट कर सकते हैं, लॉन्ग पुट है तो उसको लॉन्ग फ्यूचर करके नेट कर सकते हैं। तो बेसिकली अगर आपका पोजीशन नेट रहा तो सेटलमेंट में आपका वैल्यू जो रहेगा डिलीवरेबल वो जीरो रहेगा। अगर हम
मैं सभी पार्टिसिपेंट से फिर से निवेदन करूंगा कि आपके अगर कोई भी डाउट्स है, क्वेरीज है रिलेटेड टू ऑप्शंस, रिलेटेड टू एग्रीडेक्स, आप अपने चैट बॉक्स में जाके अपनी क्वेरीज लिख सकते हैं और उन सभी क्वेरी का जवाब हम एंड ऑफ द सेशन में देंगे। सो एक जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है इन्वेस्टर गाइडलाइंस का, ठीक है ना। सो इन्वेस्टर गाइडलाइंस में हमको ये समझना बहुत जरूरी है कि जिस तरह सेबी भी हमको हर वक्त बार बार बताता रहता है कि हमको एज एन इन्वेस्टर क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए। तो इसके अंदर आपको जो है तो हमेशा जो आपका सेबी का, एक्सचेंज का जितने भी वेबसाइट्स है उनके सर्कुलर्स को हमेशा पढ़ने चाहिए और समझ लेना चाहिए कि क्या नए डेवलपमेंट्स हो रहे हैं और रेगुलेशंस में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं। जितने भी इन्वेस्टर हैं उनको सिर्फ रजिस्टर्ड एक्सचेंज और रजिस्टर्ड मेंबर के थ्रू ट्रेड करना चाहिए। हर इन्वेस्टर को चाहिए कि वो अपना केवाईसी यानी नो योर क्लाइंट मैंडेटरी जो है तो बनाए मेंबर के थ्रू, और एक यूनिक क्लाइंट कोड जो उनको मिलता है वो जनरेट करके ही अपना पार्टिसिपेशन मार्केट में करें। जितने भी आपके रिस्क डिस्क्लोजर स्टेटमेंट्स है, ऑब्लिगेशंस है, उनके राइट्स को आप अच्छी तरह से समझ ले। हर ट्रेड के लिए या फिर हर सेटलमेंट के लिए अपने बिल और कॉन्ट्रैक्ट नोट आप मंगवाइए अपने मेंबर से। इसके साथ साथ जितने भी आपके कॉन्ट्रैक्ट नोट के अंदर चीजें होती है उसको आप अच्छे से समझ ले, जैसे कि मेंबर रजिस्ट्रेशन होता है उसका आप चेक कीजिए। उसके बाद में आपकी जो कॉन्ट्रैक्ट की या ऑर्डर की या ट्रेड की डिटेल्स है उनको समझ लीजिए। ट्रांजेक्शन्स के जितने आपकी क्वांटिटी, क्वालिटी ये जो है उसको क्रॉस चेक कीजिए, अच्छे से जांच लीजिए। जितने भी आपके ट्रेड हुए हैं वो आप अपने एक्सचेंज के वेबसाइट से जाके क्रॉस चेक कर सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट इन्वेस्टर के लिए ये है कि जितनी भी उनकी ऑब्लिगेशन है मार्जिन को लेके या फिर M2M यानी कि मार्क टू मार्केट को लेके वो टाइम पे फुलफिल करे, ताकि उनको कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े या फिर कोई पेनल्टी को के सामने ना जाना पड़े। इसी के साथ साथ जितने भी रिस्क एसोसिएटेड है डब्बा ट्रेडिंग को लेके उसको अच्छे से समझे और जो है तो डब्बा ट्रेडिंग ना करें। डब्बा ट्रेडिंग के बारे में और हम डिटेल में जानेंगे अगली स्लाइड में। रिकंसाइल करते रहे अपने स्टेटमेंट्स को पीरियोडिकली, और जितने भी होल्डिंग आपके स्टेटमेंट्स है और उसमें अगर कुछ आपको लगता है कि कुछ डिस्क्रिपेंसी है तो वो अपने मेंबर को जाके इमीडिएटली बताएं और उसको रिजॉल्व करें। और अपने जितने भी आपके पेमेंट की प्रोसीडिंग होती है वो अपने आप अकाउंट पे चेक से ही करें, डिमांड ड्राफ्ट से करें और उसी नाम पे करें जिस नाम से मेंबर का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, और वो जरूर जांच लें। जितने भी आपके स्टेटमेंट्स है पेमेंट्स के, अकाउंट्स के, वो आप क्रॉस चेक करते रहे अपने ब्रोकर से हमेशा। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि कहीं से भी अनऑथराइज फंडिंग वगैरह लेके काम ना करें। जितनी आपकी कैपेसिटी है उतना का ही आप पोजीशन बिल्डअप करें। अनरजिस्टर्ड, जैसे कि मैंने बताया, डब्बा ट्रेडिंग अनरजिस्टर्ड इंटरमीडिएटरी के साथ काम ना करें, क्योंकि कहीं पे भी वो रजिस्टर्ड नहीं होते हैं तो उनकी कोई भी लाइबिलिटीज नहीं होती है। देन सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि ऑफ मार्केट ट्रांजैक्शन बिल्कुल ना करें और किसी भी लुभावने ऑफर्स, एडवर्टाइजमेंट के बली ना पड़े, और अपने जितने भी ट्रेड्स है वो प्रॉपर अपने अवेयरनेस के साथ ही करें। देन अनडिस्क्लोज जितने भी चीजें होती है उसको अच्छे से समझ ले, और जितने भी अनसाइंड कॉन्ट्रैक्ट या फिर डुप्लीकेट कॉन्ट्रैक्ट है उसको एक्सेप्ट ना करें। हमेशा सही कॉन्ट्रैक्ट के लिए इंसिस्ट करें। और जितने भी मार्केट में रूमर्स होते हैं उसको उस पर ध्यान ना दें। मार्केट में रूमर्स फैलाई जाती है, उस पर बिल्कुल आपको ध्यान नहीं देना चाहिए। और रिस्क की जितनी पोजीशंस होती है वो जैसे मैंने बताया कि आपके जितना रिस्क कैपेसिटी है उतना ही आप पोजीशन बिल्डअप करें। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि किसी भी रिसर्च को या किसी भी जो मार्केट डेटा या मार्केट इंफॉर्मेशन फ्लोट होती है वो जब आप तक पहुंचती है तो उसको अपने तरीके से उसको सही तरीके से उसको जांच लें और अपने तरीके से जांचने के बाद ही उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट का आप डिसीजन लें। सो इसके अलावा जो है मैं आपसे 5 सवाल करूंगा इस सेशन के अंत में, और इन 5 सवालों के आपको अपने जवाब देने हैं चैट बॉक्स में। जो सवाल रहेंगे उसके जवाब आपको कुछ इस तरह से देने हैं, जैसे 5 सवाल हैं
तो इन पांचों सवाल के जवाब देते समय आपको क्वेश्चन नंबर और उसका आंसर का जो आंसर है वो आपको लिखना है। जैसे पहला क्वेश्चन आपके लिए ये है कि हु रेगुलेट द कमोडिटी डेरिवेटिव्स मार्केट इन इंडिया। तो इसका जो ऑप्शंस आपको दिए गए हैं स्क्रीन पे, वो चार ऑप्शन दिए गए हैं। एक है आरबीआई, दूसरा है आईआरडीएआई, तीसरा है पीएफआरडीए है, चौथा है सेबी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो इसका जो सही उत्तर है वो आप अपने चैट बॉक्स में, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 सही उत्तर ए बी सी या डी या जो भी है उस हिसाब से आप लिख सकते हैं। तो मैं टोटल 5 सवाल आपसे करूंगा। हर सवाल के लिए मैं आपको 25 से 30 सेकंड दूंगा समझने के लिए, और उसके बाद में हम अंत में उसके आंसर्स जानेंगे। सो पहला सवाल है, हु रेगुलेट्स द कमोडिटीज डेरिवेटिव मार्केट इन इंडिया। ऑप्शन है आपके ए आरबीआई, बी आईआरडीएआई, सी पीएफआरडीए या डी सेबी। दूसरा सवाल है, वेदर सेबी रेगुलेट स्पॉट मार्केट कमोडिटी ट्रेडिंग आल्सो। क्या सेबी कमोडिटी के स्पॉट मार्केट को भी रेगुलेट करती है? आपके ऑप्शंस है यस, नो, नॉट श्योर, प्रोबेबली यस। मैं फिर से सवाल रिपीट करता हूं, क्या सेबी कमोडिटीज मार्केट के स्पॉट को भी रेगुलेट करती है? यस, नो, नॉट श्योर, प्रोबेबली यस। तीसरा सवाल है, which of the given factors affect the prices of agri commodities। नीचे दिए गए जो फैक्टर्स है इनमें से कौन कौन से एग्री कमोडिटीज के प्राइस को इम्पैक्ट करते हैं? पहला है वेदर कंडीशन, दूसरा है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, तीसरा है चेंजेस इन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट पॉलिसीज, और चौथा है ऑल ऑफ द थ्री। तो इन चारों में से आपको बताना है कि कौन सा सही उत्तर है। कौन से फैक्टर्स एग्री कमोडिटीज के प्राइसेस को इम्पैक्ट करते हैं? सो दीज आर द ऑप्शंस। अगला सवाल है, व्हाट इज आर्बिट्राज। आर्बिट्राज किसे कहा जाता है? आपका पहला ऑप्शन है एंटरिंग इनटू सेल एंड परचेज ट्रांजैक्शन इन स्पॉट मार्केट, एंटरिंग इनटू परचेज सेल ट्रांजैक्शन इन स्पॉट एंड फ्यूचर्स मार्केट, तीसरा है साइमल्टेनियसली एंटरिंग इनटू सेल एंड परचेज ट्रांजैक्शन इन टू और मोर मार्केट्स, और चौथा है एंटरिंग इनटू सेल ट्रांजैक्शन इन स्पॉट और फ्यूचर्स मार्केट। सो आपको ये बताना है कि आर्बिट्राज किसे कहते हैं, और आपके स्क्रीन के सामने ऑप्शंस दिए गए हैं। अगले सवाल पे मैं जा रहा हूं, Which stock exchange is having major share in trading volumes in agriculture contracts? A. MCX, B. NCDX, C. ICX और D. BSE। बेसिकली कौन सा एक्सचेंज एग्रीकल्चर कॉन्ट्रैक्ट वॉल्यूम में सबसे ज्यादा शेयर रखता है? उसके अंदर आपके ऑप्शंस है MCX, NCDX, ICEX और BSE। सो हम देखेंगे कि कितने लोगों ने जवाब दिया और कितने लोगों ने सही जवाब दिया। सो काफी सारे लोगों ने जवाब दिया है, तो मैं एक एक सवाल का जवाब अभी दूंगा। आप अपने अपने सवाल को के जवाब को क्रॉस चेक कर सकते हैं कि आपके सवाल सही है या गलत है। जो पहला क्वेश्चन था वो ये था कि कौन रेगुलेट करता है कमोडिटी डेरिवेटिव मार्केट को इंडिया में। तो सही आंसर है डी, सेबी। अगर आपका जवाब सही है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। दूसरा सवाल था हमारा कि सेबी कमोडिटी स्पॉट मार्केट को भी रेगुलेट करता है क्या? उसका जवाब है बी, नो। तीसरा सवाल था हमारा कि कौन कौन से फैक्टर कमोडिटीज मार्केट के प्राइस को, एग्री कमोडिटीज मार्केट के प्राइस को अफेक्ट करते हैं। तो इसका आंसर है डी, ऑल ऑफ थ्री। वेदर कंडीशन, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन और चेंजेस इन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट पॉलिसीज ऑल। चौथा सवाल था कि आर्बिट्राज किसे कहते हैं, और सही जवाब था सी, साइमल्टेनियसली एंटरिंग इनटू सेल एंड परचेज ट्रांजैक्शंस इन टू और मोर मार्केट्स। पांचवा सवाल था कि कौन से एक्सचेंज का मेजर शेयर है ट्रेडिंग वॉल्यूम्स में एग्रीकल्चर कॉन्ट्रैक्ट्स के तहत। उसका आंसर है
बी एनसीडीएक्स। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस जिसने सभी सवालों के सही जवाब दिया, और उनके लिए भी जिसने पार्शियली सवाल के सभी सही जवाब दिया। मैं चाहूंगा आप सबसे लोगों से फिर से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपके इस सेशन को लेके एग्रीडेक्स या इंडाइसेस को लेके या फिर ऑप्शंस को लेके या फिर कमोडिटीज मार्केट को लेके कुछ भी सवाल हो, तो आप अपने सवाल चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं सभी सवालों का जवाब दूंगा बाय द टाइम आई एम रिव्यूइंग कि पिछले कुछ सवाल तो नहीं है। ओके, तो कॉल एंड पुट के बारे में थोड़ा इंफॉर्मेशन दे देंगे तो आई थिंक वो हमने कवर किया है। कॉल एंड पुट ये पहले पूछा गया सवाल था। इसके बाद में होप यू आर क्लियर, ये स्वीट सरकार नाम से कोई पैनलिस्ट है, उनका सवाल था। देन मार्केट क्लोज होने के टाइम कभी कभी ग्राफ इंस्टेंटली ऊपर या नीचे चला जाता है और वो ही पे डे खत्म हो जाता है, ये किस बेसिस पर होता है, थोड़ा ओवरव्यू। सो बेसिकली क्या होता है कि इसके अंदर आपको ये समझना जरूरी है कि जो डेरिवेटिव मार्केट या इक्विटी मार्केट या किसी भी फाइनेंशियल मार्केट में जब क्लोजिंग होती है, तो इसके अंदर काफी अलग अलग तरह के पार्टिसिपेंट होते हैं। मार्केट में हेजर्स भी होते हैं, स्पेकुलेटर्स भी होते हैं, आर्बिट्राजर्स भी होते हैं, इंट्राडे प्लेयर्स भी होते हैं। काफी सारे अलग अलग तरह के लोग होते हैं, इन्वेस्टर्स होते हैं जो कि पार्टिसिपेट करते हैं। जब मार्केट एंड ऑफ डे पे जाता है तो काफी सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिनको अपना इंट्राडे वाला या उस दिन का पोजीशन खत्म करना होता है, या काफी सारे ऐसे भी लोग होते हैं जिनको अपनी पोजीशन उस दिन स्क्वायर अप करनी होती है या बनानी होती है। तो वो लास्ट मोमेंट तक वेट करते हैं कि क्या प्राइसिंग रहेगी, और फिर सडनली एक पोजीशन क्रिएट करते हैं जिसके चलते आपको ये मोमेंटम दिखाई देता है। सो बेसिकली दिस इज नथिंग बट द क्लोजिंग। तो क्लोजिंग में इसका इम्पैक्ट होता ही है। जैसे आप फाइनेंशियल मार्केट में जनरली देखते हो कि मार्केट की शुरुआत में और मार्केट के खत्म होने में काफी अच्छी वोलेटिलिटी मार्केट में देखी जा सकती है। देन एक्सपायरी डेट ऑफ फ्यूचर एंड ऑप्शन विल बी सेम। यस, अगर आप बात करेंगे ऑप्शन इन गुड्स की, तो जो फ्यूचर का जो एक्सपायरी होता है अंडरलाइन का, और जो ऑप्शन का एक्सपायरी होता है वो ऑप्शन के केस में सेम होता है। बिकॉज ये ऑप्शन इन गुड्स है तो वो दोनों एक ही दिन पे एक्सपायर करते हैं। अगला सवाल, इन क्रूड ऑयल ऑप्शन एक्सपायर 2 days बिफोर द फ्यूचर एक्सपायरी। सो मैं क्रूड ऑयल के बारे में नहीं बता पाऊंगा, लेकिन जो अपना ऑप्शन इन गुड्स है, ऑप्शन इन गुड्स में डेफिनेटली, और क्रूड ऑयल के आई डोंट थिंक सो कि डिलीवरी करने कन्वर्ट होता है। तो बेसिकली हमारे जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स है एग्री कमोडिटीज के, वो एनसीडीएक्स के प्लेटफॉर्म पे वो पूरे डिलीवरी में कन्वर्ट होते हैं। व्हाट इज डब्बा ट्रेडिंग? तो डब्बा ट्रेडिंग बेसिकली ये होता है कि काफी सारे लोग जो है तो एक्सचेंज पे या फिर रजिस्टर्ड मेंबर के थ्रू ट्रेड ना करके ऑफ द मार्केट ट्रेड करते हैं। ऑफ द मार्केट ट्रेड करने का रीजन ये मतलब ये होता है कि जैसे उसमें वो कैश ट्रांजैक्शंस होते हैं, उसके अंदर यूसीसी नहीं होता, रजिस्ट्रेशन नहीं होता, केवाईसी नहीं होती, उसको इस तरह का जो ऑफ मार्केट ट्रांजैक्शन होता है उसको डब्बा ट्रेडिंग कहा जाता है। बेसिकली डब्बा ट्रेडिंग इज अनरजिस्टर्ड या फिर गलत ट्रेड, मतलब जो कि ऑथराइज अनऑथराइज ट्रेड जिसको हम कहते हैं। और अनऑथराइज ट्रेड के लिए काफी सख्त कानून है, जो कि जो डब्बा ट्रेडिंग करता है या जो करवाता है उसके लिए जुर्माना भी होता है और कैद का भी प्रावधान किया गया है। तो सभी इन्वेस्टर को कहा जाता है कि इस डब्बा ट्रेडिंग से दूर रहे। देन मैं देख पा रहा हूँ काफी लोगों ने सवालों के जवाब दिए हैं, और मोस्ट ऑफ द लोगों के जवाब सही है। तो सवाल का जवाब जिन लोगों ने दिया है उसमें से कुछ कुछ लोगों का सवाल नंबर 4, यानी कि ये वाला सवाल व्हाट इज आर्बिट्राज का जवाब गलत है। बाकी सभी लोगों ने ऑलमोस्ट सही जवाब दिए हैं। अच्छा, एक्सपायरी डेट ऑफ फ्यूचर और ऑप्शन विल बी सेम का मैंने जवाब दे दिया। हाउ टू, ओके फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
क्वेश्चन है तुषार दीवानी जी का, हाउ कैन आई मेक बेस्ट यूज ऑफ कॉल एंड ऑप्शन। सो बेसिकली जैसे मैंने एक एग्जांपल आपको फार्मा का दिया पुट ऑप्शन के लिए, कि वो एज ए जैसे क्रॉप इंश्योरेंस लेता है वैसे ही अपने प्राइस का भी इंश्योरेंस कर सकते हैं पुट ऑप्शन खरीद के। उसी तरह अगर आपको लग रहा है कि आपको एग्री कमोडिटीज मार्केट के किसी भी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट में अपनी पोजीशंस क्रिएट करनी है इन टर्म्स ऑफ पॉजिटिव वे, आपको पॉजिटिव अगर लग रहा है तो आप कॉल खरीद सकते हो, या फिर आपको निगेटिव लग रहा है तो आप पुट खरीद सकते हो। तो बेसिकली जब आप ये कॉल और पुट में अपनी पोजीशन क्रिएट करते हो तो इसके अंदर आपका जो लॉस है वो एकदम, जो आपका प्रीमियम होता है उसका मैक्सिमम लॉस आपका प्रीमियम लॉस होता है जब आप कॉल या पुट का बाइंग करते हो होल्डर एज अ होल्डर। लेकिन आपका जो प्रॉफिट है वो अनलिमिटेड साइड में होता है, जबकि लॉस आपका लिमिटेड होता है। यही एक सबसे बड़ा बेनिफिट है कॉल एंड पुट का, ऑप्शंस का। विल इट, एक क्वेश्चन विनोद कुमार जी का है कि विल वी गेट द हेज मार्जिन इन ऑप्शन इन फ्यूचर। तो बेसिकली ऑप्शन इन फ्यूचर में हेज मार्जिन ये डिपेंड करेगा कि आपकी पोजीशन, आपका जो टोटल पोजीशन है वो किस तरह से क्रिएट किया हुआ है, और कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशन के हिसाब से कि आपका अंडरलाइन में ही अगर आपका पोजीशन है उस हिसाब से आपको मार्जिन बेनिफिट मिलता है। हेज मार्जिन नहीं कहा जाता उसको, लेकिन जो एक स्प्रेड मार्जिन बेनिफिट होता है वो डेफिनेटली आपको इसमें कंसिडर किया जाता है। लेकिन उसमें काफी सारे फैक्टर होते हैं कि आपका थीटा कितना है आपके ऑप्शंस का, और आपके अंडरलाइन की वैल्यू कितनी है दोनों का, जो स्ट्राइक प्राइस का आपका, आप हाउ मच इन द मनी यू आर इनटू, ये सब चीजों को कंसिडर किया जाता है और उसको उसका स्प्रेड मार्जिन का बेनिफिट लिया जाता है, ना कि हेज मार्जिन का। होप विनोद जी आपको आपका सवाल का जवाब मिला है। आई मेनली डील इन कैस्टर सीड, ग्वार सीड, आरएम सीड। ओके, फाइन, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास कोई सवाल नहीं है। तो अगर आपको लगता है कि आपके और भी कुछ सवाल है, या फिर इन नियर फ्यूचर भी आपको अगर कोई, आप जब क्लाइंट से या फिर किसी और से इंटरेक्ट करते हैं तो आपके अगर कोई सवाल आते हैं तो आप मुझे दिए गए स्क्रीन के नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर मुझे अपना क्वेरीज या डाउट्स या क्वेश्चंस को ईमेल भी कर सकते हैं imran.khan@ncdx.com पे। और मेरा नंबर जो है 9765497868, आप इस पे भी कॉल करके अपनी क्वेरीज को रिजॉल्व कर सकते हैं। सो इसी के साथ आप सब लोगों का मैं फिर से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि शनिवार की इस दोपहर में आपने अपना कीमती समय देकर इस सेशन को सक्सेसफुल बनाया। और यही आशा करता हूं कि आप और आपका परिवार जो है इस सिचुएशन में सेफ है, रहे, सेहतमंद रहे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। इसी के साथ हम इस सेशन को खत्म करते हैं। थैंक यू ऑल।